नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। एक तरफ जहां तारीखों का ऐलान हो चुका है, लोकसभा 2024 का चुनाव बेहद नज़दीक है, लेकिन ऐसे ही चुनावी दौर में सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। और वो है हलचल वोट बैंक की। वोट्स को लेके सभी सियासी दल प्रयत्न कर रहे हैं कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स आ सकें, वो ज़्यादा से ज़्यादा युवा, महिला, किसान को लुभा सकें। तो आज इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हम आ पहुँचे हैं लखनऊ के कपूरथला में, जहां हम युवाओं से ही जानेंगे कि आखिर वो इस बार किसको वोट देंगे। क्योंकि सियासी गलियारों पे अगर हम बात करें, वहीं दूसरी तरफ आदर्श आचार संहिता लग चुकी है। तो इन्हीं सब का ख्याल रखते हुए आज हम जानेंगे युवाओं की राय कि आखिर युवा क्या सोचते हैं वोट्स को लेकर, वो किसे वोट देंगे। और वोट बैंक की जो लुभावना लगातार सभी दल देते आ रहे हैं, क्या वो सही मायने में सही है या वो युवाओं के बीच दिख रहा है? क्या लुभावना ही सिर्फ युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है? तो इन्हीं सभी मुद्दों पर बात करेंगे खुद ही युवा से। तो आइए मेरे साथ। तो बात जब वोट बैंक्स की चली है, सियासी गलियारों में हलचल की चली है, युवाओं की चली है, महिलाओं की चली है, तो युवा, महिला, किसान या फिर देश की जनता सिर्फ 3 मुद्दों पर सरकार को जिताती है। पहला शिक्षा, दूसरा रोजगार और तीसरा स्वास्थ्य। इन 3 मुद्दों पे हमेशा सरकारों में दलबदल हुआ है, उठापटक मची है और सियासी गलियारों में हलचल मची है। लेकिन आज युवाओं से जानेंगे कि ये सियासी जो हलचल है सही मायने में सही है कि नहीं, क्या वो सियासी हलचल को देखते हुए इस बार वोट देने वाले हैं कि नहीं। तो चलिए खुद ही जानते हैं युवाओं से कि आखिर वो इस बार किसे वोट देंगे। आपका नाम? जी, मेरा नाम तेजेन सोनी है और मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। और रही बात इस चुनाव की, इस चुनाव में मैं फ़िलहाल जो पार्टी है जिसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ वो बीजेपी है। इसके कई काम अच्छे भी हैं, कई काम बुरे भी हैं। जो बुरे काम हैं मैं अपेक्षा करता हूँ कि उन कामों पे आगे कार्य करेंगी। जो इनकी कई स्कीम्स हैं, गरीबों के लिए हैं, किसानों के लिए हैं, युवाओं के लिए हैं, काफ़ी अच्छी स्कीम्स सरकार ने निकाली हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बट कई सारी चीज़ें ऐसी भी हैं, जैसे कि हमारा रोज़गार में जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, सारे एग्ज़ाम, जैसे अभी उत्तर प्रदेश सरकार में जो एग्ज़ाम्स हुए या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम्स हैं, उनको डेट्स को लेके, उनकी भर्तियों को लेके हम समझते हैं उसमें भी कई दिक्कतें आती हैं। बट जब तक सरकार इन चीज़ों पे पूर्ण तरीके से काम नहीं करेगी, ये जो उनकी तरफ वोट इंक्लाइंड है, जो मोदी लहर का जो कह सकते थोड़ा बहुत अभी भी असर है, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है। हम एक मौका, लास्ट मौका इन्हें एक और बार दे सकते हैं, इसी बेसिस पे कि ये काम, जो टॉपिक्स जिन पे इन्होंने काम नहीं करा है, जिन कामों पे ये फेल हो चुकी है, उस पर भी ये काम करे। तो युवाओं का कहना है कि हम एक बार और ट्राई करना चाहेंगे, एक बार और देखना चाहेंगे कि शायद इस बार सरकार इन मुद्दों पर काम करेगी। आपका नाम? सत्यम भट्ट नाम है हमारा। सत्यम जी, जानना चाहेंगे कि आप इस बार किस आधार पर वोट देने वाले हैं? जी, मैं बताना चाहूँगा कि मैं गोरखपुर से हूँ जी। हमारे ऐसे गांव में मैं बताऊँगा कि जहाँ कभी भी लाइट 3-4 घंटे हफ्ते में आती थी, कि एक हफ्ते दिन में, एक हफ्ते रात में लाइट की ये सुविधा थी। सड़क की सुविधा ऐसी थी कि जाने आने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। आज दिन वहाँ पे सड़कें बन गई हैं, लाइट हम जानते हैं 18 घंटे लाइट आती ही रहती है। बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत चीज़ों के देखते। अच्छा, अगर बिजली पानी से हटकर अगर हम बात करें तो युवा किस आधार पर सरकार चाहता है? देखिए, लाइन ऑर्डर भी बहुत अच्छा है, यूपी में बहुत अच्छा लाइन ऑर्डर है, और सारी चीज़ों को देखते हुए भी बीजेपी को ही हम समर्थन करना चाहेंगे। ठीक है। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला और रोजगार, इन मुद्दों के अलावा भी युवा अन्य मुद्दों पर भी बात करना चाहते हैं और इसी आधार पर वोट देना चाहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। प्रियांशु, आप किस आधार पर इस बार वोट देने वाले हैं और क्या चाहते हैं सरकार से कि इस बार क्या कुछ इंक्लूड करना चाहिए गवर्नमेंट को? इंक्लूड करने की तो बात वैसे भाई लोगों ने सबने बताई दी है। मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार को हमें थोड़ा ग्राउंड लेवल से वर्क करना चाहिए। जितनी भी स्कीम्स रहती हैं वो ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुँच पाती हैं, और बीच में बहुत लोग बैठे हुए हैं खाने वाले, जैसा मैं जानता हूँ। तो ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा वर्क करना चाहिए हमारी सरकार को। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। तो युवाओं का एक और चीज़ है कि ग्राउंड लेवल पर फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को। आपका नाम? अभिषेक प्रताप सिंह।
अभिषेक, आप इस बार किस आधार पर वोट देने वाले हैं और सबसे ज़्यादा जो बात चल रही है युवाओं की शिक्षा रोजगार पर, क्या सोचते हैं उसको लेकर? रोज़गार तो एकदम इनका ज़ीरो है काफ़ी, क्योंकि जितनी भी भर्तियाँ आती हैं सब अधिकतर रद्द हो जाती हैं या फिर लीक हो जाते हैं सारे पेपर। लेकिन हाँ ठीक है, इन पे इनको काम करना चाहिए, काफ़ी इस पर दबाव बनाना चाहिए, क्योंकि इनके इंटरनल्स जो अंदर के जो हैं सब वो सब लीक करवा देते हैं। बाकी सरकार के इसमें कोई मौलिक दोष नहीं है, लेकिन जो अंदर के जो लोग हैं जो लीक करवाते हैं पेपर या फिर मिल बांट के जो खाना चाहते हैं उनसे उनको काफ़ी दूर करें, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, जिसका इस पर सरकार को काफ़ी ज़्यादा काम करना चाहिए। तो आपका वोट किधर जाएगा? अभी तो बीजेपी को ही है। हाँ, तो आपने देखा कि जो कार्य हैं फिलहाल तो जो पेपर लीक होता है उसमें सरकार की कोई भी गलती नहीं है, ऐसा युवाओं का मानना है, युवा समझने को तैयार है। लेकिन जो बात है रोजगार की, कहीं ना कहीं रोजगार में कमी देखने को मिली है, ऐसा युवाओं का मानना है। आपका नाम? अमन। अमन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार जो वोट बैंक है वो किधर लुढ़कता हुआ दिखाई दे रहा है और आप किस आधार पर वोट करने वाले हैं? देखिए, आप सभी को पता है कि सामने जो पार्टी है वो इतनी मजबूत नहीं है जी अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो देखेंगे। जी लेकिन दूसरी बात अगर हम कहें कि एक यूथ क्या देखता है या एक पढ़ा लिखा इंसान क्या देखता है, जी तो उसका सबसे बड़ा, देखिए कोई भी पढ़ा लिखा इंसान होगा तो वो एक ही दो ही चीज़ों पे देखता है। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जी कि जो हमारे पास चल रहा है वो क्या आगे तक चलता रहेगा, और दूसरा है इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब क्या एक निम्न वर्ग के पास क्या सारी ज़रूरतें पूरी पहुंच रही हैं। जी तो गवर्नमेंट ने कुछ काम किए हैं, जैसे गवर्नमेंट ने कई सारी स्कीम्स लाई है या कई सारे उसके प्रोजेक्ट हैं जिससे वुमेंस को या फिर चाइल्ड को या निम्न स्तर पे जो लोग हैं जहाँ तक कि नहीं पहुँच सकता था वहाँ पहुँचा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि कुछ और सुधार हो। कुछ और। लेकिन आपका वोट किधर जाएगा? देखिए, ये मैं नहीं बता सकता, ये लेकिन नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी कुछ सोच रखा होगा कि आपको कहाँ? है, और मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट और सुधार करे या दूसरी कोई भी गवर्नमेंट आती है, हम तो सबके सपोर्ट में, क्योंकि हम तो देश के साथ हैं, हम किसी गवर्नमेंट के साथ नहीं, हम अपने देश के साथ हैं। तो जो भी आएगा तो मैं वही चाहता हूँ कि जो आए वो हम देश के लिए करें बस। तो आपने देखा कि युवाओं की अपील है कि जो भी गवर्नमेंट आए वो रोजगार, शिक्षा, इन पर फोकस करें, क्योंकि युवाओं के लिए यही महत्वपूर्ण कड़ी है और इन्हीं कड़ी के आधार पर युवा वोट देने वाले हैं। आपका नाम? मेरा नाम ज्ञानू शर्मा है, मैं सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से मतलब हैं। वहाँ पे ग्रामीण एरिया में थोड़ा इसके बारे में विकास हुआ है, वहाँ से ऐसा कि मतलब बिजली के बारे में भी और शिक्षा में भी विकास हुआ। वहाँ पे देखा जाए रोज़गार भी थोड़ा बहुत आया हुआ है, लेकिन उसमें काम करना चाहिए। शिक्षा थोड़ा भी लो है, उसके बारे में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इस बार और मौका दे रहे हैं और इसका मतलब जीतने का एरिया ये मतलब है कि इस बार 400 पार की बात किए हैं, तो आदमी जो इसके बारे में देखना चाह रहा है वो कह रहा है, मतलब ये नहीं सोच रहा कि हार जाएगी बीजेपी, मतलब कह रहा है कि 400 पाएगी वोट नहीं पाएगी, ये सोच रहा है। हालांकि बहुत हम गांव में गए थे अभी होली में, तो वहाँ पे देखा गया कि सही ये लोग बता रहे हैं कि इस बार 400 पाएगी। हालांकि 400 ना पाए तब भी बीजेपी जीत सकती है, 300 या 300 के अंदर भी रह जाए तो भी जीत सकती है। इस हिसाब से देखा जाए तो विकास में थोड़ी कमी है, उसको सुधारना चाहिए। शिक्षा में, रोजगार में थोड़ा वृद्धि हुई है, लेकिन थोड़ा कम हुआ है। यही मैं कहना चाहूँगा कि गाँव एरिया में थोड़ा और ध्यान दिया जाए उन्हें। शहरों में तो लगभग में विकास हो ही रहा है। वहाँ पे आप पढ़ने वाले छात्र हैं, आप क्या सोचते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए आपके लिए? सरकार को अक्सर मतलब रोज़गार भी थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए और शिक्षा के बारे में थोड़ा ग्रामीण एरिया में कम है, वहाँ पे थोड़ा और वर्क करना चाहिए उसे थोड़ा। जैसे कि वहाँ पे सारी चीज़ें पहुँच नहीं पाती हैं, सब चीज़ शिक्षा के बारे में। अधिकतर प्राइवेट, गाँव में प्राइवेट ज़्यादा यूज नहीं कर पाते हैं स्कूलों को, और शिक्षा मतलब काफ़ी वहाँ स्कूलों में थोड़ा वैसे नहीं हो पाती, इसलिए गाँव में सरकारी में पढ़ाते हैं और प्राइवेट में पैसे की वजह से अक्सर नहीं पढ़ा पाते हैं। इसलिए थोड़ा शिक्षा में और ध्यान देना चाहिए नहीं कि कैसे क्या हो रहा है शिक्षा के बारे में, बस यही कहना चाहेंगे हम। तो भाई युवाओं की बात हो गई है कि युवा इस बार किस आधार पर वोट करने वाले हैं और युवाओं की क्या मांग है। अगर सरकार सुधार करती है तो इस बार फिर से युवा एक बार सरकार पर भरोसा जताने को भी तैयार हैं। लोकसभा 2024 का चुनाव नज़दीक है, ऐसे में सियासी गलियारों में तो हलचल मची ही रहेगी, लेकिन सियासी गलियारों की हलचल के साथ साथ अब पूरे देश में इस महापर्व की तैयारियों के साथ साथ जनता में भी हलचल है कि किसे वोट देना है, किसे नहीं देना है। और ये सिर्फ युवाओं का ही अधिकार, तो ये सिर्फ युवाओं का ही अधिकार
अधिकार नहीं है बल्कि हम सभी का अधिकार है। हमें पता होना चाहिए कि हमें किस आधार पर वोट देना है। तो इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद है, खुद ही जानेंगे सर से कि इनका परिचय क्या है। सर आपका नाम? मनीष वर्मा। हाँ, तो मनीष जी जानना चाहेंगे कि इस बार आप किस आधार पर वोट देने वाले हैं, क्योंकि वोट जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं वैसे तो एक आम आदमी हूँ और हो सकता है कि आपको हमारी भाषा जो है एक भाजपा कार्यकर्ता के तौर पर लगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं एक आम आदमी की तरह ही आपसे बात करूँगा। देखिए, हम लोग तो मोदी जी के फ़ैन हैं। हमें ये मालूम है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश हम लोग का तरक्की करेगा और ज़रूर करेगा। भारत को एक महाशक्ति बनाना है और आप तो जानती हैं कि हम लोग का देश जो है 6वीं आर्थिक महाशक्ति के रूप में हो ही गया है। और मोदी जी ने जो लक्ष्य दिया है कि हम लोग को 2045 तक हम लोग को तीसरी महाशक्ति के तौर पे और एक विकसित राष्ट्र बनाना है, तो हम लोग सब मोदी जी के साथ हैं। हम लोग को मोदी जी के नेतृत्व पे पूरा विश्वास है। अच्छा, लेकिन जो वोट है, जो युवा है, युवा की इस बार सोच है कि शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य। कोरोना महामारी में हमने देखा कि कितनी किल्लत हुई। क्या कहना चाहेंगे स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को लेके? आप ये देखिए कि कोरोना से पहले हमारे देश की जो स्वास्थ्य की हालत थी वो कितनी ख़राब थी, लेकिन मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हम लोगों ने कोरोना महामारी के संकट को किस बखूबी से पार किया है, जिसका लोहा विश्व के अन्य देशों ने माना है। और आपने देखा ही होगा कि हमारे द्वारा जो कोरोना की वैक्सीन जो डेवलप की गई थी, हम इस स्थिति में पहुंच गए थे कि हमने और देशों को निर्यात किया था और वहां के कोरोना नियंत्रण में हम लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जहां तक शिक्षा रोजगार की बात है, आप स्पेशली आप कानून व्यवस्था की बात देखिए। जब से भाजपा सरकार आई है या मोदी जी की सरकार आई है या उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है, हमारे देश की, हमारे प्रदेश की कानून व्यवस्था, कानून का राज हुआ है। और अगर आप देखिए कि देश में एक भी आतंकवादी घटना नहीं हुई है। इसको आम जनता भली भांति समझती है कि किस नेतृत्व के हाथ में देश की बागडोर सुरक्षित है। अगर बात चलिए मनीष जी, तो फिर इधर थोड़ा मुझे कुछ याद आ रहा है हिंसा को लेके, मणिपुर हिंसा जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। आप क्या कहना चाहेंगे? हिंसा तो लगातार हरियाणा में भी हुई और मणिपुर में भी हुई और उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी, वहाँ गए भी नहीं। आप एक बात तो आपने देखा ही होगा, जब से 2014 से मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली है, उत्तर पूर्व जो है मोदी जी का प्रथम प्राथमिकता में रहा है। और आज जो उत्तर पूर्व हमारा जो है जिस प्रगति की दिशा में आगे बढ़ चला है, उससे जो देश विरोधी ताकतें हैं उनकी रातों की नींद हराम हुई है। मणिपुर की जो समस्या है वो आज की समस्या नहीं है। मणिपुर की समस्या बहुत दशकों पुरानी समस्या है। वहाँ दो वर्गों के संघर्ष को जो है वहाँ उभारा गया है और कहीं ना कहीं उसमें अदालत का भी हाथ है। अदालत ने जो वहाँ आरक्षण को लेकर के एक निर्णय दिया, उसी में आम जनता में एक भ्रम की स्थिति फैली है, लेकिन फिर भी हमारे देश की सरकार ने उसको बखूबी नियंत्रण स्थापित किया है। और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये भी समस्या और समस्याओं की तरह ये समस्या भी सुलझ जाएगी। तो क्या लगता है आप इस बार किसे वोट देना चाहेंगे? हमने आपको क्या बताया, आपको मेरी भाषा भाजपा कार्यकर्ता की लग सकती है, लेकिन मैं एक आम जनता की आवाज़ हूँ। और हमारे हिसाब से आज जो देश हमारी प्रगति के राह में आगे बढ़ रहा है, हमको मोदी जी के हाथों को मजबूत करना चाहिए। तो आपने देखा कि किस आधार पर हमें वोट करना है, किन किन मुद्दों को हमें ध्यान में रखना है और उसी आधार पर हमें लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ना है। तो हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें प्राइम टीवी। चुनावी दौर शुरू हो चुका है और ऐसे में सियासत गरमाई हुई है। वोट्स को लेके सभी यानी कि सारे दल ये प्रयोग कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, अपने अपने न्यू वोटर्स को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ा जो है वो महिलाओं को रिझाने की कोशिश काफ़ी समय से चली आ रही है। जब से देश में 2014 से भारतीय जनता पार्टी आई है, तब से लेकर अब तक फीमेल वोटर्स हो या फिर न्यू वोटर्स हो, इनमें इजाफा होता आया है। तो आज इन्हीं पर बात करेंगे। तो आज हम आ पहुँचे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में और जानेंगे यहाँ पे कि जो नए मतदाता हैं उनमें क्या जोश है,
इस बार वो किसे वोट करेंगे और उनका वोट बैंक क्या किसी सत्ता, किसी दल पर आधारित है या फिर कार्य पर आधारित है। चलिए जानते हैं कि न्यू वोटर्स में कितना जोश है, क्या सोच रहे हैं वो, कि किस आधार पर इस बार वो वोट करने वाले हैं। तो आपका नाम? मेरा नाम कार्तिक यादव है, मैं BBA प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। जी। और अब की बार चुनावी माहौल काफ़ी हद तक जो युवाओं का देखने का तरीका है वो उनके रोज़गार के लिए है, शिक्षा के लिए है। तो काफ़ी युवा समाजवादी पार्टी की तरफ आकर्षित है। जी। और इस बार जो कार्तिक, आपने समाजवादी पार्टी का जिक्र किया है, तो ऐसे में जानना बेहद जरूरी है कि जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी, उससे पहले समाजवादी पार्टी का अधिकार था, तो क्या उस समय रोजगार मिला था जो 2014 से अब तक देखने को मिल रही है? मतलब कोई एक वजह होगी कार्तिक जो आप चाहते, क्योंकि आप युवा हैं और पूरी देश और दुनिया आपको देख रही है। मैम, रोज़गार लोगों को मिला था जी। और दूसरी चीज़ समाजवादी पार्टी ने जो वादे किए उन वादों पर रही। उसने रोज़गार देने के वादे किए। आप कई काम देख सकती हैं, UP 100 देख सकती हैं, जिसका अब भाजपा ने नाम बदल के UP 112 रख दिया है। पुलिस सेवा, फीमेल हेल्पलाइन 1090 देख सकती हैं आप। और समाजवादी पार्टी ने सिर्फ चुनाव देख करके कोई काम नहीं किया। जैसे कि अभी हमारे विश्वविद्यालय में ही चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए लोगों को मोबाइल बांटे गए। समाजवादी पार्टी ने लोगों को लैपटॉप पर बांटे बिना किसी स्वार्थ के। एक्सप्रेसवे बनाया, कानून व्यवस्था सही की। अब हाल ही की बात है कि एक पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी जी का देहांत हो गया, उनका स्वर्गवास हो गया। उनका परिवार यह दावा कर रहा है कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया। कई लोगों का देहांत जेल के अंदर हुआ है, ये कोई प्रथम घटना नहीं है, लेकिन किसी भी परिवार ने आज तक ये दावा नहीं किया। अगर किसी का परिवार कर रहा है तो आप समझ सकती हैं कि जेल के अंदर अगर ये लॉ एंड ऑर्डर है तो बाहर क्या होगा। ठीक है, तो कार्तिक की हमने बात जानी कि वो समाजवादी पार्टी को वोट करने वाले हैं, तो ऐसे में आपका नाम? मेरा नाम विशाल है। हाँ विशाल, जानना चाहेंगे कि इस बार आप किसे वोट करेंगे, क्योंकि चुनाव बेहद नज़दीक है। विशाल जी, चूँकि मैं युवा हूँ तो मेरी प्राथमिकता शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार है। शिक्षा और स्वास्थ्य रोजगार पे जो सरकार काम करेगी, जो पार्टी काम करेगी, उसको हम वोट देंगे। जाहिर सी बात है कि 14 में जब ये सरकार आई थी तो 2 करोड़ नौकरियों की बात हुई थी। आज आप देखेंगे कि सरकार जहाँ 2 करोड़ नौकरी की बात की थी, 10 साल होने जा रहे हैं। 20 करोड़ की तो बात छोड़िए, सरकार ने एक सरकारी आंकड़ा जारी किया है कि हमने 7.5 लाख नौकरी दी। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतना ज़्यादा वादा खिलाफ़ी, इतनी बड़ी वादा खिलाफ़ी इस तरह की सरकार से लेके युवाओं में बहुत रोष है। आए दिन सीरियल से, उत्तर प्रदेश में सीरियल से 12 पेपर लीक हो चुके हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, यहाँ ऐसी व्यवस्था लाएंगे कि भ्रष्टाचारी बचेंगे नहीं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 12 पेपर लीक हुआ है, ये 12 पेपर लीक होने के पीछे किसका हाथ है? कितने आरोपी अभी तक पकड़े? लेकिन अगर बात की जाए विशाल, तो अभी यूपी पुलिस का पेपर तो उन्होंने फिर से कराने की बात कही है। जी, कराने की बात कही है, ये समस्या का हल नहीं हुआ। बच्चे कैसे कैसे फीस पैसा जुटा के पेपर देने सेंटर पे गए थे, किस माइंड सेट से गए थे। किसी का पेपर अच्छा हो गया था, वो क्या गारंटी है कि फिर वो दोबारा पेपर देगा तो अच्छा पेपर होगा। सरकार तो इसी मुद्दे पे ना आई थी कि हम शुचिता के साथ परीक्षा कराएंगे, हमारी परीक्षा पारदर्शी होगी, हम सबके साथ न्याय करें। कहाँ सबके साथ न्याय हो रहा है? तो विशाल, मतलब आपके मुद्दे ये हैं कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर ध्यान नहीं दे रही, तो उस हिसाब से कौन सी सरकार ध्यान दे रही है जिसे आप वोट करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार के पास शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेके कोई एजेंडा ही नहीं है। कोई एजेंडा नहीं है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेके। अगर एजेंडा होता तो सारी कंपनियां जो सरकारी संस्थाएं हैं उनको प्राइवेट नहीं किया जाता। सरकार जब किसी संस्था को प्राइवेट करती है तो सिर्फ वो संस्था प्राइवेट नहीं होती, वहाँ नौकरियां छंटती हैं। तो मैं जो आपने सवाल आपने पूछा कि किसको, अभी इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस पार्टी ने ये घोषणा की है युवा न्याय के तहत कि हम सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट में 30 लाख नौकरी देंगे। तो मैं सारे युवाओं की तरफ से और अपने खुद की तरफ से ये कहता हूँ कि कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया, हम कांग्रेस के साथ हैं। भाजपा भी अगर अपने में बदलाव करे, और इस बार किसी को यकीन तो है नहीं क्योंकि 2 करोड़ नौकरी का बात करके इन्होंने 2 बार हम लोगों को ठगने का काम किया है। तो अगर कांग्रेस की जो कांग्रेस का जो मुद्दा है कांग्रेस का, उस मुद्दे पे हम कांग्रेस के साथ।
तो बहुत सही बात कही है कि युवाओं के जो मुद्दे हैं वो रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा पर हैं। जो युवाओं को ये तीनों चीज़ें जहाँ मिलेंगी, वोट बैंक भी वहीं आएगा। तो आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम काव्यांश यादव है। जी काव्यांश जी, जानना चाहेंगे कि आप किसे वोट देंगे और किस आधार पर इस बार वोट देने वाले हैं? जैसा कि अभी हमारे बड़े भैया ने बोला कि 12 पेपर लीक हो चुके हैं, तो रोज़गार सबसे बड़ी छात्र के लिए सबसे बड़ी कहते हैं कि रोज़गारी एक उसके लिए एक आस होती है। तो रोज़गार की पहली सीढ़ी ही जब पेपर होते हैं वही लीक हो रहे हैं, तो सरकार के ऊपर कौन विश्वास करे। साथ ही सरकार के जितने भी जुमले थे, वादे थे, वो कोई किसी पे सरकार अभी तक कोई कायम नहीं कर पाई है। सरकार पूरी तरह विफल रही है। साथ ही सरकार का एक ही काम है, फीता बदलो और बदलो नाम, फीता काटो बदलो नाम। तो फीता काटो बदलो नाम, आप किसे इस बार नाम बदल के वोट देने वाले हैं? जैसा कि हम छात्रों का मेन मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य और अपना आपका रोज़गार होता है, तो उसी के तहत हम लोग इस बार सभी छात्र एकजुट होकर इंडिया गठबंधन के साथ हैं। साथ ही ये भी बताना चाहूँगा कि इंडिया गठबंधन के किए वादों पर छात्रों को भरोसा है। सभी छात्र चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो और इंडिया गठबंधन बहुमत से सत्ता में आए। तो आपने देखा कि लगातार जो छात्रों के मन में, यानी कि न्यू वोटर्स हो या फिर जो वोट बैंक जो साधने की कोशिश की जा रही है, वो इस बार सिर्फ रोजगार की बात करने पे नहीं जाएगा। जहां रोजगार मिलेगा, छात्र युवा वहीं जाएंगे। तो जो रोजगार और स्वास्थ्य और शिक्षा का मुद्दा है बेहद ज़रूरी है, क्योंकि युवा पे ही ये देश और देश की सरकार चलती है। तो आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम सर्वेश यादव है। सर्वेश जी, बताइए कि आप इस बार किसको वोट देने वाले हैं और किस आधार पर वोट देने की आपने सोच रखी है, क्योंकि चुनाव बेहद नज़दीक है? देखिए, इस बार जो मैं वोट दूंगा वो इंडिया गठबंधन को जाएगा और उसका कई कारण है। जैसे कि पहले तो एजुकेशन सिस्टम को इन्होंने बर्बाद कर दिया। एनएपी के नाम पे जो है कि छात्रों का दोहन हो रहा है। सेमेस्टर प्रणाली का मैं आज भी विरोध करता हूँ, करता रहूँगा। एजुकेशन सबसे बड़ा फैक्टर है मेरा कि इंडिया गठबंधन को देना है। दूसरा फैक्टर है रोज़गार और तीसरा है कानून व्यवस्था। कहने को तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है ऊपर से देखने में, लेकिन हत्याएं जेल में भी हो रही हैं, बाहर तमाम हत्याएं हो रही हैं। और हत्या होने के बाद देखिए होता क्या है कि चोर चोर मौसेरे भाई, हत्या वही करवा रहे हैं, जांच भी वही कर रहे हैं, तो सब मिलजुल के बाद में सब क्लीन चिट भी ले रहे हैं। उनके ज़रूरत के हिसाब से लोग अपराधी हैं। उनका बात यहाँ पर सिर्फ ये है कि अगर आपके जाति का, आपके धर्म का है तो वो मसीहा है, अगर दूसरे जाति और दूसरे धर्म का है तो अपराधी है। तो लेकिन सर्वेश, कहते हैं कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो वो किसी ना किसी दिन फूटता जरूर है, तो पापियों का नाश तो होना जरूरी है ना? देखिए, हम तो पाप पुण्य के बारे में नहीं जानते। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि अगर आप इंसान हैं तो मानवता पे और इंसान की बेहतरी के लिए काम करिए। पाप और पुण्य का बहुत बड़ा लेखा जोखा अगर आप लेने चलेंगी तो हम तो नहीं मानते, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं बहुत पाप किए हैं और बैठे हुए हैं, उनका कुछ नहीं हुआ। तो ये पाप का नहीं है, ये समय बलवान है, समय जिसका जो कराएगा वही होगा। तो युवा इस बार किस आधार पर वोट देने वाला है? युवा इस बार आधार है, एजुकेशन है, रोजगार है और जो है कानून व्यवस्था है, और उसके बाद लोकतंत्र के बचाने का है। तो कहाँ लगता है कि लोकतंत्र बचेगा कि भाई दूसरी पार्टी सत्ता में आए, क्योंकि इनसे बेहतरी था। इन्होंने आरटीआई को कमज़ोर कर दिया, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो कि अब मांगते रहिए आप जवाब नहीं आता है। और वर्तमान में जो हमारे प्रदेश में सरकार चल रही है वो बिल्कुल नौकरशाही की चल रही है, और नौकरशाही ही प्रथम सीढ़ी होती है तानाशाही की। क्योंकि आप चले जाइए किसी थाने में, कोई विधायक सांसद वहाँ क्यों नहीं जा सकता भाई, क्यों बात नहीं कर सकता? थाने में चले जाइए, दूर से तो बहुत अच्छा लग रहा है, जो प्रैक्टिकली में लोग जाते हैं थाने में बिना पैसे का कोई काम नहीं हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे काम है अधिकारी फाइल में ऐसा उलझा के रखें कि बिना उनके टेबल के नीचे कुछ पैसे को पहुँचे काम ही नहीं हो रहा है। तो बात तो बहुत है, अब सब कुछ डैमेज हो चुका है। अब अगर डैमेज कंट्रोल करना है तो ये होगा, और नहीं होगा तो इतना ज़्यादा डैमेज हो जाएगा कि हम पाकिस्तान के ही स्तर पे आके खड़े हो जाएंगे। देखिए, धर्म के नाम पे ही पाकिस्तान चलते चलते आज इस स्तर पे खड़ा है कि वहाँ पर खाने को रोटी नहीं है। तो हम उस स्तर पे नहीं, हम एजुकेशन, हम शिक्षा लेंगे, टेक्नोलॉजी की बात करेंगे और बातें करेंगे। हम कहीं पर भी धर्म के आधार पर काम नहीं करेंगे। धर्म हमारा है, हम भगवान की पूजा करते हैं, पूजा करना हमारा पर्सनल है। किसी का जो है कि नमाज़ पढ़ना पर्सनल है, वो अपना सब अपना करें। हाँ, अगर कोई उपद्रव कर रहा है धर्म के नाम पे तो उसके ऊपर बिल्कुल कानूनी कार्रवाई, कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे जिस धर्म का हो। यहाँ पर देश में रहना है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। संविधान को मानोगे तो देश में रहो, नहीं तो देश छोड़ दो। बिल्कुल सही बात कही है उन्होंने कि संविधान सबसे बड़ा है और संविधान को मानना बेहद ज़रूरी है।
तो आगे हम युवाओं की राय आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो फिलहाल के लिए बने रहे हमारे साथ। तो हमने आपको दिखाया कि युवा क्या सोचते हैं, उन्हें किस आधार पर इस बार वोट देना है। तो वोट बैंक की जब बात चली है तो वोट के लिए सभी सियासी दल, फिर वो चाहे युवा हो, महिला हो, सभी को रिझाने का कार्य करते हैं और इन्हीं कार्यों के तहत लेकिन इस बार जो युवा है 24 के चुनाव में युवा की सोच बदली है और इसी बदली हुई सोच के साथ इस बार युवा और पूरी जनता यानी कि पूरी देश की जनता इलेक्शन में आगे आने वाली है। चुनाव में वोट डालने के लिए जब जनता जाएगी तो उनका जो माइंडसेट है, जो इस बार सोच है जनता की, वो बदल चुकी है। फिलहाल हम छोटी से छोटी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहें प्राइम टीवी।